So, hi everyone, it's me, Manu Ishu, and welcome to my channel. In today's video, we will continue the rest of the question of Copland kit of F6. And if you are watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends. So, without wasting our time, let's move to the question. So, question number is 55. Which class of national insurance contribution is an employer responsible for paying in respect of its employee? So basically national NIC, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, तो एम्प्लॉयर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो फर्स्ट में आपका एनआईसी कंट्रीब्यूशन एक होता है जो लाइक एक एम्प्लॉय एंड एक सेल्फ एम्प्लॉयड पे करता है. तो एम्प्लॉय को सिर्फ क्लास 1 एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन पे करना होता है और एम्प्लॉय को क्लास 1 प्लस आपको क्लास 1A भी पे करना होता है. और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपको क्लास 2 एंड 4 पे करना होता है. तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोथ क्लास 2 एंड क्लास 4 ये सेल्फ एम्प्लॉयड पे करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है. क्लास 1 की बात की जाए तो वो सिर्फ एम्प्लॉय के केस में होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. और फिर बोथ क्लास 1 एंड क्लास 1A ये हमारा एम्प्लॉयर पे करता है. सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. अब ये आपका ग्रॉस सैलरी पे होता है, ग्रॉस जो अर्निंग है उसका एम्प्लॉय का उस पे होता है. एंड 1A जो भी टैक्सेबल बेनिफिट है, नॉन कैश टैक्सेबल बेनिफिट, वो उस पे होता है. तो ये बेसिकली एम्प्लॉयर पे करता है. और इन दोनों का जो भी अमाउंट आएगा वो जब टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालेगा ना एम्प्लॉयर जब कंपनी के केस में, उस टाइम वो डिडक्ट करने मिलेगा. एम्प्लॉय के केस में नहीं मिलेगा और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में भी नहीं मिलेगा. हम लोग जब टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालते हैं ना, उस टाइम डिडक्ट करने नहीं मिलेगा. जब आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही समझते हैं कि एम्प्लॉयर बस क्लास 1 एंड क्लास 1A कंट्रीब्यूशन करता है. In the case of employee, he only do the class 1 only, and in case of self-employed, class 2 and class 4 is done by the self-employer. Okay, so next question. Okay, 56. Hamid run a sole trader business in which he employs an employee who earns 40,000 per annum and is provided with a company car for the private and business use. For each class of NIC, select whether it is paid by the HMRC paid to HMRC by Hamid, and also whether it is represents part of the total tax of cost suffered by the Hamid. तो बेसिकली हामिद उसका ये सोल ट्रेडर बिजनेस रन कर रहा है और उसने एक एम्प्लॉय रखा है जिसको वो 40,000 पर एनम सैलरी देता है. ठीक है, तो उसको एक कंपनी का कार भी दिया हुआ है. मैंने बोला ना, जो ग्रॉस अर्निंग होता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द क्लास 1 एनआईसी. एंड जो बेनिफिट हम लोग देते हैं, जो नॉन कैश टैक्सेबल बेनिफिट, कैश बेनिफिट तो हमारा ग्रॉस अर्निंग में ही आ जाएगा. जो नॉन कैश बेनिफिट होता है दैट सोन अंडर द क्लास 1 एज ए टैक्सेबल बेनिफिट, उस पे हम लोग एनआईसी पे करते हैं क्लास 1A. तो पे कौन करेगा एंड सफर कौन करेगा? ठीक है, ये बात क्वेश्चन पूछ रही है. तो हामिद एम्प्लॉयर है. ठीक है, एम्प्लॉयर सिर्फ एम्प्लॉय का ये क्लास 1 वाला प्राइमरी जो एनआईसी कंट्रीब्यूशन है, इसको छोड़ के बाकी सब वो सफर करेगा. क्यों? अब देखो, ये एम्प्लॉयर है, ये तो एम्प्लॉय भी रखा हुआ है. एम्प्लॉय का सैलरी 40,000 पर एनम है. इट मींस 8840 जो हमारा लिमिट है उससे भी ज्यादा है. तो क्लास 1 सेकेंडरी वाला पेमेंट करेगा एम्प्लॉयर. ठीक है, क्लास 1 भी करेगा क्योंकि वो उसको कार दे रही है प्राइवेट और बिजनेस यूज के लिए, तो उसमें भी उसको वो सफर करेगा. एंड क्लास 2 एंड 4 इन रेस्पेक्ट ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट कर सेल्फ एम्प्लॉयड है, उस केस के लिए इसको क्लास 2 एंड क्लास 4 वाला एनआईसी पे करना होगा. सफर ये करेगा. और पे बाय एचएमआरसी टू पेड बाय द हामिद टू एचएमआरसी, ये तो पे तो सारा करेगा. ठीक है, ये पे तो ये हामिद है ना, सारा पे करेगा. इवन दो एम्प्लॉय का जो क्लास 1 एनआईसी है ना, वो भी वो पे करेगा हामिद. ठीक है, बट कंट्रीब्यूशन एक्चुअल में वो एम्प्लॉय की सैलरी से ही जाएगा, ऐसा नहीं है. बट एम्प्लॉय, बट सफर जो है ना एक्चुअल में कॉस्ट है, ये जो क्लास 1 एम्प्लॉयर क्लास 1A 2 4 सफर हामिद करेगा. इस केस में सफर उसका एम्प्लॉय करेगा, बट पे जो है ना सारा का सारा पे ये हामिद भी करेगा. एम्प्लॉय वाला भी वो हामिद ही पे करेगा. ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का. So question number 57.
Okay, how much more NIC will Lorna suffer for the tax year 21-22 if he choose to be employed rather than self employed? ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन है, वो बता रहा है दोनों कंडीशन से कितना ज्यादा उसको NIC मतलब लाइक पे करना पड़ेगा इफ सी चूज एम्प्लॉयड rather than सेल्फ एम्प्लॉयड. तो फर्स्ट केस हम लोग निकालेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयड का, देन सेल्फ एम्प्लॉयड का निकालेंगे एंड देन वी विल मेक अ कंपैरिजन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर okay, so what the question is actually वो पढ़ते हैं. Lorna had a choice of being either employed and or self-employed. If employed, Lorna gross annual salary for the tax year 21-22 will be 36,000. If self-employed, Lorna trading profit for the year in 5 April 2022 will be 36,000. ठीक है, यहाँ पे दो हम लोग केसेस डाल लेते हैं. जस्ट वेट ना, इसको दो मैंने पार्टीशन कर देती हूँ. ये आपका एम्प्लॉयड के लिए, ओके, एंड दिस वन इज फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड. ओके, तो एम्प्लॉयड के केस में उसका ग्रॉस अर्निंग कितना है? ग्रॉस अर्निंग, ग्रॉस अर्निंग उसका, एक सेकेंड, ओके अब दिख रहा होगा आई थिंक. सो ग्रॉस अर्निंग कितना है? 36,000. ओके, और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है? ट्रेडिंग प्रॉफिट उसका है 36,000. एक चीज याद रखना, इसमें हम लोग पूरा नॉन कैश बेनिफिट लेते, सॉरी कैश बेनिफिट लेते, कैश वाला जो भी आइटम मिलेगा ग्रॉस अर्निंग में जाएगा, ठीक है. और इसमें टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट लेते हैं जो बिफोर पीए घटाने से पहले वाला, इवन रिलीफ वगैरह वो भी घटा के लेंगे, ठीक है. पर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिया हुआ नहीं है, सो वी वॉन्ट टेक दैट. ये हो गया. अब इसका लिमिट दोनों के केस में, एक के केस में लिमिट है आई थिंक 9568 एंड एक के केस में है इसमें भी 9568 ही है. ओके, इसमें दोनों निकालना पड़ेगा, क्लास 2 एंड क्लास 3, एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड. ओके, एम्प्लॉय के केस में उसको सिर्फ क्लास 1 एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा, ठीक है. तो क्लास 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एनआईसी डाल देती हूँ, ठीक है. इस केस में क्या होगा आपका 36,000, अपर लिमिट है आपका 50270 बट वो उससे बिलो है एंड लोअर लिमिट है 9568. ओके, इसका क्या होता है 12%. ये पर एनम के लिए, ठीक है. हम लोग क्वेश्चन में एनम एनुअली दिया हुआ है, सो वी आर टेकिंग एनुअली. अगर मंथली दिया होता है हम लोग मंथली इस लिमिट को भी मंथली में डिवाइड करते हैं. ओके, सो कितना आता है, लेट्स सी 36,000 माइनस 9568 इंटू 12%. ओके, तो इसको ये पे करना पड़ेगा 93172, ठीक है. और इस केस में अब इसको पे करना होगा क्लास 2 पहले. क्लास 2 तो क्वाइट इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस आई थिंक 3.05 इंटू 52 वीक्स होता है. ये पर वीक का आपका 3.05 है, ठीक है. एंड ये एनुअली क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो 52 वीक्स हम लोग एज्यूम करेंगे. इसका हो जाएगा 3.05 इंटू 52. ये हो गया. एंड अब एक क्लास 4 पे करता है. क्लास 4 के केस में इसका हो जाएगा, इसका भी अपर लोअर लिमिट सेम है, ठीक है. सो लोअर लिमिट इसका 36,000 माइनस 9568. अब इसका 9% करेंगे, ऊपर वाले में 12 करे थे, सो 9% करेंगे. तो व्हाट द आंसर वुड बी 36,000 9568 इंटू 9%. टोटल उसको कितना पे कर देना पड़ रहा है, ये प्लस ये, ठीक है. अब देखो, अगर वो एम्प्लॉयड है तो इतना पे करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इतना पे करेगा. सो व्हाट्स द डिफरेंस, हाउ मच मोर द लोना इज पेइंग इफ शी इज चूजिंग टू बी एम्प्लॉयड रादर देन द सेल्फ एम्प्लॉयड. हम दोनों को, इसको और इसको माइनस कर देंगे. So I got 634. So 634
उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ओके ओके। So question number 58. During the tax year 21-22, Amari was paid a gross annual salary of 60,000 and made a occupational pension contribution of 6,000. He also received a taxable benefit valued at a 5,900. What amount of employee class 1 NIC will have been suffered by Amari for a tax year 21-22? Okay. तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं, इजी है, उतना टफ नहीं है, बस यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? ओके तो इसका ग्रॉस सैलरी क्या है, ग्रॉस अर्निंग क्या है, हम लोग ग्रॉस अर्निंग लेंगे, ठीक है। ग्रॉस अर्निंग 60,000। हम लोग ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन को जब एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करते वक्त वी व्हाट वी यूज टू डू, वी डिडक्ट द ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, है कि नहीं। सो बट इन द केस ऑफ एनआईसी कैलकुलेशन यू ओनली हैव टू टेक द कॉस्ट अर्निंग। हम लोग कुछ डिडक्ट नहीं करेंगे अगर हम लोग ये निकाल रहे हैं क्लास 1 एनआईसी या फिर एम्प्लॉयर कंट्री या एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो भी। तो क्लास 1 के केस में हम लोग ग्रॉस अर्निंग लेंगे, कुछ डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी, ठीक है। अब हमारा अपर लिमिट क्या है, पहले लोअर लिमिट क्या है वो देखते हैं। अपर है हमारा 270 50270 माइनस लोअर लिमिट 9568, इसका कितना लेंगे 12% पर एनम दिया है, 12% ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग 60,000 हम लोग का ग्रॉस अर्निंग है और माइनस करेंगे अपर लिमिट 50270, इसका हम लोग लेंगे 2%, ठीक है। अब इसको जो कैलकुलेशन करो आपको जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। पर ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन वी वॉन्ट डिडक्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एनआईसी। ओके सो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। What amount of employee class 1 NIC will have been suffered by if for the tax year 21-22? Okay, if he is a director of a mulch Ltd and is paid annual salary of 60,000 during the tax year 21-22, he also received an annual bonus of 3,000 and free meals in workplace canteen open to all staff at a cost of 1040 to his employer. So okay, employee की कैलकुलेशन करनी है क्लास 1 NIC। तो एक चीज पहले मैं बता दूं इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे जैसे बोल दे कि इफ ही डायरेक्टर है कि नहीं, डायरेक्टर है तो, और ऊपर से हम लोग को सब चीज एनुअली दिया हुआ है, मतलब कुछ नहीं बोला हुआ लाइक मंथली पेमेंट हो रही है। कभी कभी हम लोग को एनआईसी मंथली में भी कैलकुलेट करना पड़ता है, यू विल गेट टू नो जब आप क्वेश्चन करते जाओगे लॉन्ग वगैरह उसमें दिया हुआ है। तो कभी कभी मंथली वीकली में भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है लाइक आपको जो ये अपर लिमिट हमारा है ना 50270 एंड लोअर लिमिट 9568, हम लोग उसको भी मॉडिफाई करेंगे इन मंथली वाइज, वो एनुअल का हमारा लिमिट है, एनुअली लिमिटेड, ठीक है। एंड इन केस ऑफ मंथली वी आल्सो हैव टू फाइंड आउट द मंथली लिमिट एंड इफ इन केस ऑफ वीकली लिमिट, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये डायरेक्टर है, कंपनी का डायरेक्टर का सैलरी बता रहा है, उस केस में वो मंथली भी सैलरी दिया होता है ना, मंथली का भी केस दिया होता है ना, हम लोग एनुअली कैलकुलेट करते हैं। ये बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है आपका कि डायरेक्टर केस में कुछ भी दिया हो, मंथली दिया हो वीकली दिया नो मैटर, बट हम लोग उसको एनुअली कैलकुलेट करेंगे, वो इम्प्लॉय के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है सेल्फ, ठीक है। इसीलिए ये चीज ध्यान दे रहा है। यहाँ पे तो एनुअल दिया है, नो प्रॉब्लम। ओके तो उसका सैलरी क्या है, सैलरी उसका है 60,000 पर ईयर, ठीक है। एंड उसको बोनस भी मिल रही है, ठीक है। बोनस ऐड करेंगे, ऐड करेंगे 3,000 एंड उसको फ्री मील जो मिल रही है ना, फ्री मील ये एग्जेम्प्ट होता है। सो यहाँ पे 0 डालेंगे, हमारा ग्रॉस अर्निंग हो जाएगा, ठीक है 63,000। अब हम लोग निकालते हैं क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी, ठीक है। तो हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट है 50270 माइनस 9568 का 12%, ठीक है। एंड अब हमारा सैलरी ग्रॉस अर्निंग है 63,000, ठीक है। और इसको 50270 से मल्टीप्लाई वो माइनस करने के बाद 2% से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ओके। हम लोग मील वगैरह एग्जेम्प्ट वगैरह जो भी होते हैं ना, वो लोग हम लोग नहीं मतलब लाइक
कंसिडर करते हैं। यहाँ पे वही बोला हुआ है, फ्री मील्स इन द वर्क प्लेस कैंटीन ओपन टू ऑल स्टाफ एट अ कॉस्ट ऑफ 1040 टू हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर ये ओपन टू ऑल स्टाफ नहीं होता, सिर्फ इसी को मिल रहा होता, इन दैट केस हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयर को एडिशनल खर्च पड़ रही है। बट अगर वो चीज सारे एम्प्लॉय के लिए है, इन दैट केस वी वॉन्ट कंसिडर दैट। ठीक है, बेनिफिट अगर इंडिविजुअली दिया जाए तो वो बेनिफिट है कि नहीं। कार के केस में भी सेम है, आपको पता है, आपको बुक में देखोगे फुल कार होगा आपका लिखा हुआ। अगर सारा एम्प्लॉय यूज कर रहा है उस कार को तो उसके में बेनिफिट कंसिडर नहीं करते। अगर इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं, पर्सनली आपको वो चीज दिया हुआ है, इन दैट केस वी कंसिडर इट एज ए बेनिफिट, और टैक्सेबल बेनिफिट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कार बेनिफिट का। ठीक है, तो आगे 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 समझ में आ जाएगी आपको, सो डोंट वरी, क्वेश्चन करते जाओ, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60, how much employer class 1 NIC is debit LTD required to pay in respect of a ISEC for the tax year 21-22? ISEC is an employee of Debit Ltd and is paid annual salary of 50,000 and he makes contribution of 3,000 into the occupational pension schemes each year. In the tax year 21-22, he drops a 12,000 business miles in his own car for which he was paid 50 penny per mile by Debit Ltd. Okay. तो एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी इस चीज के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। जनरली जो ये माइलेज वाला होता है ना, माइलेज का केस, ये हम लोग ग्रॉस अर्निंग में ही कंसिडर करते हैं इसी को सिर्फ। ठीक है, बाकी चीज को छोड़ के ये क्लास 1A में कंसिडर नहीं होता है, ये क्लास 1 में कंसिडर होता है, क्लास 1 में इसको नहीं लेंगे माइलेज वाला बेनिफिट को। तो इस केस में हम लोग इसको क्लास 1 में ही कैलकुलेशन करेंगे। आप भी करना, अगर क्वेश्चन वगैरह में देखें माइलेज अलाउंस, इसको क्लास 1A में नहीं जाएगा, ये क्लास 1 में जाता है। बुक में भी अच्छे से दिया होगा, अगर बुक आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, तो उसको सैलरी कितना मिल रहा है, 50,000 और ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम नहीं माइनस करेंगे फॉर एनआईसी के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करते होते तो उस केस में हम लोग माइनस कर सकते थे, बट यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। ओके, सो सैलरी हो गया एंड माइलेज बेनिफिट। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग लाइक एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करते वक्त व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग को लाइक अप्रूव HMRC से जो माइलेज अलाउंस है दैट इज द 45 पेनी अप टू 10,000 एंड इफ अबव 10,000 देन 25 पेनी, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनआईसी के लिए 12,000 और 13,000 हम लोग पार्टीशन नहीं करेंगे, लाइक 10,000 तक 45 एंड अबव 10,000 25 पेनी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सबको हम लोग 45 पेनी लगा के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये तो हमारा सैलरी हो गया एंड 12,000 माइल्स चला है, 12,000 माइल्स इंटू 50 पेनी आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो इस केस में कितना हो गया, 12,000 इंटू 50 पेनी, है ना। एंड आपको HMRC के थ्रू कितना मिलेगा इसके ऊपर, 0.445 पेनी, सो 12,000 इंटू 0.45। ठीक है, आपका बेनिफिट क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस माइनस this one is your taxable बेनिफिट। सिर्फ माइलेज अलाउंस को हम लोग क्लास 1 में कंसिडर करेंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्लास 1A में नहीं करना है इसको कैलकुलेशन। सो और हम लोग जो जैसे पार्टीशन भी नहीं करेंगे, 10,000 तक 45, अबव 10,000 25, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस सबको 45 पेनी। तो टोटल ग्रॉस अर्निंग कितना हो जाएगा हमारा, ग्रॉस अर्निंग ठीक है। अब क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी, तो हमारा लिमिट कितना है पहले, आपका लिमिट 50270 माइनस 95, नो सॉरी, एम्प्लॉयर के केस में हम लोग क्या है, 50600 माइनस 8840, इसका 13.8%, सो ये हो जाएगा आपका दिस माइनस 8840 इंटू 13.8%। सो आपका आंसर हो जाएगा 57
63। ठीक है, एग्जाम में भी आपका राउंडिंग ऑफ एक्सेप्टेबल है, यू कैन राउंड ऑफ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके 61 क्वेश्चन नंबर, what is the amount of class for NIC payable by Paloma for the tax year 21-22? Paloma has been trading for number of years. Her tax adjusted trading profit for the year ended 31st May 21 was 58,000 and for the year ended 31st May 22 was 57,200. What is the amount of class for NIC? Okay, ये भी तो इजी है, आपको बस अब टैक्स ईयर पूछ रहा 21-22 का। ठीक है, ये 31 मई 21, 31 मई 22, कौन इन दोनों में से कौन सा आएगा इस टैक्स ईयर में? जाहिर सी बात है आपका ये 31 मई वाला आएगा, है ना। तो ये कितना है इसका सैलरी आपका, सॉरी अर्निंग है, ट्रेडिंग प्रॉफिट टैक्स जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना आपका 58,000, तो 58,000 इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करना है, दो टैक्स ईयर आपको दे दिया है, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन सा टैक्स ईयर, ये टैक्स 21-22 में टैक्स ईयर में ये ईयर एंड पड़ेगा, ये आपको पता करना है। तो आपको पता चल गया 31 मई 2021 आपका टैक्स ईयर 21-22 में पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्लास 4 NIC निकालना है। ठीक है, इस केस में हमारा अपर लिमिट कितना है 50270 माइनस 9568। ठीक है, इसका कितना परसेंट 9%। अगेन 58,000 माइनस 50270, इसका कितना परसेंट 2%। ठीक है, थोड़ा जुकाम हो गई है मुझे, आई एम सो सॉरी। 9568 इंटू 12%, सॉरी 9%, व्हाट आई डिड यार, 9%। इसका फिर 58,000 माइनस 50270 का 2%। सो ऑल टुगेदर इसको राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। ओके 3818। सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। ओके Okay, how much class 1A NIC are payable by B Ltd in the respect of ILSA for the tax year 21-22? ILSA is employed by B Ltd during the tax year 21-22. B Ltd provide ILSA with the following benefit: a private gym membership, contribution of 1,800 into the private pension scheme, and ILSA has used the private gym membership throughout the tax year, and normal membership fee is 1,000. But the B Ltd negotiate the discount and paid 900 for it. Okay. तो क्लास 1A आपका NIC जनरली जो हमारा टैक्सेबल बेनिफिट होता है नॉन कैश वाला उस पे लगता है। ठीक है, और इस केस में हम लोग को वो फाइंड करना है कि हमारा जो लाइक कैश वाला बेनिफिट तो आपको ग्रॉस अर्निंग में चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को वही फाइंड आउट करना है कि हमारा टैक्सेबल बेनिफिट क्या क्या है, एंड इस पे हम लोग को क्लास 1A NIC पे करना है। तो यहाँ पे प्राइवेट जिम मेंबरशिप, ठीक है, ये एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट बेनिफिट है, तो ये हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। ये बुक में बहुत सारा लिस्ट है, यू विल गो थ्रू इट, आपको पता चल जाएगा क्या क्या एग्जेम्प्ट है क्या क्या एग्जेम्प्ट नहीं है, एंड वो आपको लर्न तो क्या क्वेश्चन करते करते यू विल गेट टू नो, याद खुद हो जाएगी। तो वो ये एग्जेम्प्ट है आपका। और 2 नंबर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना। ओके हाँ, बी एलटीडी आपका जो कंट्रीब्यूशन में देती है वो ऑक्यूपेशनल या पेंशन में दोनों एग्जेम्प्ट है। ठीक है, वो भी दोनों एग्जेम्प्ट है एम्प्लॉयर के केस के लिए। और जो आपका क्या बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, प्राइवेट लिखा हुआ है, मैं इसका ध्यान नहीं दी, प्राइवेटली उसको मतलब दे रही, तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इन केस सारे एम्प्लॉय के लिए होता है ना, सारे एम्प्लॉय के लिए, इन दैट केस इट विल बी एग्जेम्प्ट कि सबको प्रोवाइड कर रही है। मैंने अभी पहले भी क्वेश्चन में बोला, अगर इंडिविजुअली वो चीज मुझे बेनिफिट मिल रही है दैट विल बी टैक्सेबल। इस केस में भी मैंने प्राइवेट पे ध्यान नहीं दिया, तो प्राइवेट आपका जिम जो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 1,800 इनटू द प्राइवेट पेंशन स्कीम्स, पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर डाले कोई भी पेंशन स्कीम आपका, लाइक ऑक्यूपेशनल भी हो या फिर आपका पेंशन दोनों हो, वो दोनों आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो आपका और ऊपर से जो डिस्काउंट प्राइस पे किया है वो वाले पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट बेनिफिट का अमाउंट जितना आएगा ना उस पे हम लोग 13.8% चार्ज कर देंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके 63।
Kolo is an employee of Lapsang Ltd. He is paid salary of 20,000 and has used petrol-driven car for the private purpose throughout the tax year 21-22. The car has a list price of 15,000 and CO2 emission of 94 gram per kilometer. No petrol is provided for the private mileage. How much class 1A NIC is payable in respect of the Kolo company car and by whom it is suffered? Select the appropriate box in the table below. Okay. तो क्लास वन वाला एंड क्लास वन है, पे कौन करता है? आपका एम्प्लॉयर। तो इस केस में एंड सॉरी सफर पूछ रहा है, सफर तो आपका एम्प्लॉयर करेगा, क्लास वन तो एम्प्लॉयर ही पे करता है, तो ये आपका ये लापसंगी सफर करेगा। तो हम लोग को ये पता चल गया। अब हमारा आंसर ए या सी में से कोई एक होगा, दो तो ऐसे ही आउट हो गया। ठीक है, तो हम लोग को अब क्या करना है? क्लास वन ए एन आई सी निकालना है ना। तो ही इज पेड सैलरी ऑफ 20,000, ये तो कंसिडर नहीं करेंगे वन के लिए। क्लास वन निकालना होता तो उस केस में कंसिडर करते, क्लास वन ए के लिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। एंड यूज ए पेट्रोल ड्राइवन कार फॉर द प्राइवेट पर्पज। आप लोग ने एक लिस्ट देखा होगा, इवन तो आपको एग्जाम में टेबल प्रोवाइड करेंगे, तो पेट्रोल कार जो मीट करते RED2 इमिशन, जो डीजल कार, ये सब एक टेबल दिया होगा बुक में। ठीक है, उस केस में उसको यूज करके हम लोग क्या ये कार बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे। उसको यूज करने के लिए हमको ये CO2 इमिशन हमारा 55 ग्राम एबव है। अब इसको हम लोग पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन है आपका, ओके, सो क्लास 1A NIC निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले कार बेनिफिट निकालेंगे। ठीक है, कार बेनिफिट के लिए पहले हम लोग CO2 इमिशन को, CO2 इमिशन हमारा कितना है? 94 ग्राम पर किलोमीटर है। ठीक है, एंड ये 55 ग्राम से अबव है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले इसको 94 को राउंड डाउन करेंगे टू 90 सो दैट इट कैन बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, एंड उसके बाद में पेट्रोल कार है ये, पेट्रोल कार है, तो इसका बेसिक परसेंटेज कितना है? 15%। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग ऐड करेंगे, अब 90 ग्राम ले लेंगे क्योंकि इसको डिवाइड बाई 5 करना है, माइनस 55 करेंगे क्योंकि अबव 55 है, इसको फिर डिवाइड करेंगे 5 से। कितना परसेंटेज आता है? 90 माइनस 55 डिवाइड बाई 5, 7। ठीक है, सो हमारा एप्रोप्रिएट परसेंटेज कितना हो जाएगा? एप्रोप्रिएट परसेंटेज हमारा 22% हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कार बेनिफिट के लिए क्या करते हैं? ये फॉर्मूला ध्यान से देखना, 22% लिया मैंने CO2 का, इनटू 22% क्यों लिया? क्योंकि ये 55 ग्राम से अबव है, क्योंकि हमारे टेबल में देखोगे आपका 55 ग्राम तक है, उसके अबव हम लोग 1% के लिए डिवाइड बाई 5 करते हैं, जितना इंक्रीज होगा उसके लिए। तो हम लोग पहले 94 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 90 में कन्वर्ट करेंगे, राउंड डाउन करेंगे सो दैट इट कैन बी डिविजिबल बाई 5, एंड जो भी परसेंटेज आएगा उसका बेसिक परसेंटेज में जाके जोड़ देंगे, जो हमारा 15% है बेसिक परसेंटेज हमारा। ठीक है, और हम लोग लिस्ट प्राइस देखेंगे। लिस्ट प्राइस क्या है आपका? 15,000। ठीक है, एंड उसको पूरा साल यूज किया है, सो एच को अपोर्शन नहीं करेंगे हम लोग, तो हमारा कितना आता है? 3300 हमारा कार बेनिफिट आया। और क्लास वन के लिए हम लोग यही करते हैं, 3300 लेते हैं पूरा का पूरा अमाउंट एंड 13.8% चार्ज कर देते हैं। जो भी आंसर आएगा वो आपका क्लास वन का बेनिफिट होगा। अब 3300 आया, अब यही उठा के देखो आंसर में यही दिया हुआ, यही उठा के डाल दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कार बेनिफिट है, NIC नहीं है ना। NIC के लिए 13.8% करना जरूरी है, तो आपको भी ऐसे पता चल गया 455 आएगा। सो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 64
Robina is a sole trader. His tax-adjusted trading profit for the year in 31st July 2021 is 70,000. In the year in the 31st July 2020, he had a trading loss of 20,000, which he decided to carry forward rather than offset against the total income of the current or prior year. Robin, other income in the tax year 21-22 comprised of 3,000 of saving. What is how much his actual profit for the class 4 and ऐसे purpose for the tax year 21-22? मैंने उस वक्त भी बोला क्लास 4 के लिए हम लोग जो भी लॉस वगैरह होगा वो डिडक्ट करके हम लोग जो अमाउंट आएगा टैक्स जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लेंगे बिफोर जो पर्सनल अलाउंस जो भी अमाउंट आएगा पर्सनल अलाउंस डिडक्ट करने से पहले वो हम लोग एज ए क्लास 4 एनआईसी लेंगे। और ये क्वेश्चन आ भी गया आपको लो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से अब। ओके तो उसका टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या है? टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट शॉर्टकट लिख देती हूँ मैं फॉर 21-22 के लिए, ठीक है, कितना है 70,000 एंड 2020 में उसका लॉस हुआ था मींस प्रीवियस टैक्स ईयर। इसको ऐसे करते हैं तो ये 2021 में उसको लॉस हुआ है तो यहाँ पे 0 डाल देंगे, ठीक है। और हम लोग पता है कैरी फॉरवर्ड करते हैं इंडिविजुअल के केस में हम लोग उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट से ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे लेस रिलीफ करके कितना लॉस है उसका 20,000, ठीक है। तो 20,000 यहाँ से हम लोग डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट करने के बाद हमारा नेट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो ये हमारा इनकम होगा एनआईसी 4 के लिए क्लास 4 एलआईसी कैलकुलेशन करने के लिए। यही क्वेश्चन आपका पूछ रखा है, इसीलिए जो भी रिलीफ वगैरह होगा वो सब एडजस्ट करने के बाद हम लोग उस पर एलआईसी चार्ज करेंगे, ये चीज ध्यान देना। जो भी पर्सनल अलाउंस डिडक्ट करने से पहले आएगा वही अमाउंट को कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ओके 65 number. Mohammed age 35 run a sole trader business in the year ended 5 April 2022. His accounting profit and tax adjusted trading profit were 5,400 and 6,800 respectively. Nicole is age 75 and received a state retirement pension. She also has a sole trader business in the year into 5 April 2022. Her accounting profit and tax adjusted trading profit were 5,900 and 6,600 respectively. Identify by ticking the appropriate box who is required to pay class 2 NIC for the tax year 21-22. Okay. तो क्लास 2 कौन पे करता है? सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो दोनों के दोनों तो सेल्फ एम्प्लॉयड है ही, है कि नहीं। और दूसरा इस चीज में क्या ध्यान देना है हम लोग को, एज आपके बुक में दिया हुआ है अनटिल एंड अनलेस स्टेट पेंशन एज तक हम लोग ये चीज पे करना पड़ेगा। ऐसे करके चारों पांचों एनआईसी में आपका ये चीज दिया हुआ है, तो ध्यान देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर वाला केस में क्या होता है ना कि जब तक वो एम्प्लॉयमेंट ना छोड़ दे तब तक वो पे करेगा, ठीक है। बट एम्प्लॉय जो पे करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड वो सर्टेन एक एज है लाइक पेंशन एज, वो मीट करने के बाद वो मीट करने तक वो लोग पे करते हैं। तो इस केस में ये तो 35 है, ये बिलो पेंशन एज है। आपने आपका बुक में भी एज का पेंशन एज कितना कितना से कंसीडर करेंगे वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन गो एंड रीड थ्रू देयर। तो मोहब्बत तो 35 है, ठीक है, एज मीट कर रहा है, ये सोल ट्रेडर बिजनेस कर रहा है, इतनी सेल्फ एम्प्लॉयड है। इन द टैक्स ईयर इन 5 April 2022 his accounting profit has a tax adjusted trading profit with 5,400 and 6,800 respectively. सॉरी, इसका अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये तो सेल क्लास 2 वाला एनआईसी पे करेगा। बट निकोले के केस में क्या है, उसने 75 एज मीट कर गया। आई थिंक पेंशन एज आपका 65 की 60 है, एक बार बुक में पढ़ना आप लोग। तो उस केस में इसने अबव एज कंसिडर कर दिया, इसको पे करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ये निकोले नहीं पे करेगा, निकोले नहीं पे करेगा क्लास 2 एनआईसी। बट आपका मोहम्मद
करेगा। ठीक है, तो ये एज भी मैटर करता है, सो बी केयरफुल विद द एज ऑल्सो। ठीक है, एज क्या है, एम्प्लॉयर जो एनआईसी पे करता है दैट इज क्लास 1A एंड क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी कंट्रीब्यूशन। दोनों का केस में जब तक एम्प्लॉय वो एम्प्लॉयमेंट लीव ना करे तब तक वो पे करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है आपको। Okay, question number 66. What are the class for NIC contribution which Sanjay should pay in respect of the tax year 21-22? Sanjay commenced trading on January 2021 and prepared his first set of account for the 6-month period ended 30 June 2021. His second set of account were prepared for the year ended 30 June 2022. What is the class for NIC? Okay. 21-22 के लिए क्लास फॉर एनआईसी क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और मैंने प्रीवियस मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को मैंने ये बोला था, जब भी क्वेश्चन में बोले कि स्टार्ट टू ट्रेडिंग या फिर जब भी तो ओपनिंग ये रूल्स लगाना है, बेसिस ऑफ असेसमेंट करना है हम लोग को, ये चीज मैंने बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, पहले हम लोग बेसिस ऑफ असेसमेंट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद पता करेंगे कि इस टैक्स में कितना प्रॉफिट है, देन वी विल चार्ज एनआईसी क्लास दैट इज द क्लास फॉर एनआईसी ऑन दैट अमाउंट। ठीक है, तो पहले वही करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग बेसिक असेसमेंट में पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 है ना। स्टेप 1 में क्या मैंने बताया था, स्टार्ट डेट क्या है, तो आपने स्टार्ट कब किया, 1 जैन 2021 को। ये कौन से टैक्स ईयर में पड़ता है, ये 2021 में है ना। तो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कब होगा आपका, सेम एज ए वर्ब, ये हमारा स्टेप 1 का काम है। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 2 में हम लोग लेंगे अकाउंटिंग पीरियड, देन हम लोग लेंगे पीरियड क्या है, देन मंथ, देन प्रॉफिट। कैपिटल अलाउंस का क्वेश्चन होता है तो वो भी देखेंगे, उसको भी कंसिडर करते हैं इस स्टेप 2 में। तो ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है, कब से कब तक का, 6 मंथ के लिए है, 1 जैन 21 से लेके 30 जून 21 तक 6 मंथ का है। ज्यादा सर्दी हो गई, इसको सॉरी। तो प्रॉफिट हमारा है 8800। ओके, तो अकाउंटिंग पीरियड 2 हमारा, तो वो हमारा ईयर एंड 12 महीने का है, 30 जून 2022 का, तो 12 मंथ। ओके, तो 24,400, ये हमारा स्टेप 2 का काम खत्म। नाउ स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लोग क्या क्या करते हैं, पहले लिखेंगे टैक्स ईयर। ठीक है, देन वी विल कंसिडर बेसिस ऑफ पीरियड, बेसिस पीरियड, जिसके बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे अगर है तो सॉरी, कैलकुलेशन एंड यहाँ पे असेसेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट ठीक है, ओके। टैक्स ईयर हमारा जब स्टार्ट किए ना, वो वाला ऊपर में जो लिखा है यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। टैक्स ईयर हमारा यही है। बेसिस ऑफ पीरियड मैंने क्या बताया था, जब से स्टार्ट किया वो डेट लेंगे एंड उसके बाद हम लोग उसको 5 अप्रैल 2021 में एंड करेंगे। जो फर्स्ट जो भी ईयर आए, मतलब लाइक कमिंग 5 अप्रैल जो भी टैक्स ईयर है वो डाल देंगे। तो कितने मंथ का हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ का। तो हम लोग के पास 6 मंथ का प्रॉफिट है फर्स्ट में, वो जनवरी से लेकर जून तक। तो हम लोग यहाँ पे 8800 लेंगे इंटू 3/6 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 8800 3/6, ठीक है। इसके बाद में हम लोग टैक्स 21 22 आएगा। इसके बाद ये अब देखेंगे इस टैक्स ईयर में कोई हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, ऑब्वियस एंड हो रहा है, दैट इज 30 जून 2021।
बट ये कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए। हम लोग को चाहिए एटलीस्ट 12 मंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 12 मंथ प्रॉफिट लेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 1 Jan 21 का प्रॉफिट लेके आपका 31 दिसंबर 21 तक का। इट मीन्स आपका 8800 6 महीने का प्रॉफिट है, प्लस 6 महीने का और चाहिए। दैट इज मीन्स 6 डिवाइड बाई 12 इंटू जो आपका नीचे का प्रॉफिट कितना है 24400, ये कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 8800 प्लस 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 24400। अब हम लोग देखेंगे 22 23। इस अकाउंटिंग इस टैक्स ईयर में कोई हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है ऑब्वियस 30 जून 2022। ये कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं करेंट ईयर बेसिस, मतलब जो करंट पूरा का पूरा 12 मंथ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग बस ये डाल देंगे। तो हमारा टैक्स ईयर कौन सा पूछा हुआ है क्वेश्चन में? 21 22। ठीक है, तो 21 22 का हमारे पास कितना आया? टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट हमारे पास आया 21,000, है ना। इस पे हम लोग क्लास 4 एनआईसी पे करेंगे। तो क्लास 4 ये हमारा अपर लिमिट से कम है, तो क्या कितना जाएगा? 21,000 माइनस 9568 का क्लास 4 में आपका 9% जाता है, 9%। सो 21,000 माइनस 9568 का 9%। सो अमाउंट इज 1029। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। सो इफ आपको प्रॉब्लम हो रही है, सो जस्ट वीडियो को बैक करें एंड फिर से रिप्ले करें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 67। Boardman Ltd provides employment benefit to its employee. Okay, on which two of the following benefit is class 1 NIC payable by Boardman Ltd? Okay, so first occupational pension scheme contribution of 5% of employee salary. तो ये तो एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना, तो एम्प्लॉयर पे करे तो मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयर अगर ऑक्यूपेशनल में कंट्रीब्यूट करे या फिर पेंशन में, बोथ आर एग्जेम्प्ट, तो ये हमारा चार्ज नहीं होगा। पेमेंट फॉर पार्किंग स्पेस इन द पब्लिक कार पार्क नियर द ऑफिस, एम्प्लॉय के लिए पार्किंग चार्ज पे कर रहा है एम्प्लॉयर, वो भी हमारा एग्जेम्प्ट है, तो इसको भी नहीं लेंगे। एनुअल समर इवेंट कॉस्टिंग 200 पर हेड, आपके बुक में भी शायद दिया होगा, इस आई थिंक 150 पर हेड लग रहा है, तो इट इज जेम्स। बट अबव इससे लग रहा है तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल, तो ये आपका सी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद है डी, प्रोविजन ऑफ स्मार्टफोन फॉर बिजनेस एंड प्राइवेट यूज इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट कॉल्स। आपका एक मोबाइल फोन आपका एग्जेम्प्ट है, अगर मोर देन 2 है, लाइक मोर देन 1 है, सॉरी मोर देन 1 है, तो जो दूसरा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। बट यहाँ पे एक ही मोबाइल फोन का बात किया है, सो इट इज एग्जेम्प्ट। सो ई नंबर, मेंबरशिप ऑफ लोकल स्पोर्ट क्लब एट द कॉस्ट ऑफ 400 पर एनम, ऑब्वियस ये आपका टैक्सेबल बेनिफिट होगा। ठीक है, अब एफ बच गया, माइलेज अलाउंस। मैंने क्या बोला था, पहले भी बोला कि माइलेज अलाउंस हम लोग क्लास 1 में लेंगे, क्लास 1A में नहीं लेंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या पॉइंट हम लोग को नोट डाउन करना है कि हम लोग लाइक पार्टीशन करते थे ना, अप टू 10,000 45 पेनी एंड अबव 10,000 आपका 25 पेनी आता था। पर इस एनआईसी कैलकुलेशन में हम लोग पूरा का पूरा 45 पेनी लेंगे, 10,000 अबव भी हो तो 45 पेनी। ओके, ये चीज ध्यान देना है। तो हमारा आंसर सी एंड ई हो जाएगा। Okay. Okay, 68 number. Isaac is a self-employed, and for the tax for the year ended 31st March 2022, he paid to 20,000 net of his pension of his personal pension plan. Isaac relevant earning for tax year 21-22 with 110,000. What amount of income tax will Isaac pay at basic rate for the tax year 21-22? ओके, तो
मैं शायद पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, जब इम्प्लॉय पे करता है ना पर्सनल पेंशन प्लान में, तो हमारा रजिस्टर्ड पेंशन हमारा दो लाइक रिटायरमेंट करते वक्त हम लोग को कुछ लाइक बेनिफिट अगर लेना है, तो दो प्लान है रिटायरमेंट का, पेंशन स्कीम, सॉरी हाँ वर्ड मुझे नहीं आ रहा था दिमाग में। तो दो हाँ, अगर हम लोग रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कुछ कुछ बेनिफिट मिलता है, बुक में भी लिखा हुआ है ये चीज। तो एक है आपका ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, दूसरा है हमारा पर्सनल पेंशन स्कीम। तो ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा सैलरी जब इम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, उस टाइम उसको डिडक्ट कर देंगे हम लोग, वो अलाउबल एक्सपेंस है। इम्प्लॉय कर रहा है तो एम्प्लॉयर कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एंड दूसरा, अगर इम्प्लॉयर या इम्प्लॉय पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर वाला तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट होगा इस केस में भी। बट एम्प्लॉय का क्या होता है, उसको 80% पे कर, मान लो उसको कुछ अमाउंट पे करना है, उसको 100% पे करने की जरूरत नहीं है। उसको 20% आपका बेसिक अमाउंट जो गवर्नमेंट पे करती है, एंड 80% उसको पे करना पड़ेगा, तो 20% उसको नेट बेसिक रिलीफ ऐसे मिल जाती है। और दूसरा उसको बेनिफिट क्या मिलती है, लाइक उसको उसका बैंड इंक्रीज होता है, जितना वो पे करेगा, नेट पे कर रहा है ना, उसको अमाउंट को ग्रॉस करके इवन तो गवर्नमेंट वाला भी ऐड करते हैं, उतना से हम लोग बेसिक रेट बैंड एंड एडिशनल रेट बैंड जो होता है ना वो इंक्रीज करेंगे। तो इस केस में भी वही है, उसने 20,000 पे किया, ठीक है, तो 20,000 उसका नेट है। मैं बताती हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 68। तो ये नेट अमाउंट कितना है आपका, नेट है ये आपका 20,000। इसको पहले ग्रॉस में बदलना होगा, ग्रॉस में, क्योंकि ये इसने 80,000 ही पे किया है। इसका इसका हम लोग को निकालना है 100% डिवाइड बाई 80, 100 डिवाइड बाई 80 कर दें, क्योंकि 80% है, हम लोग को 100% चाहिए। तो ये करने के बाद हमारे पास 25,000 आ गया ग्रॉस अमाउंट। तो उसका जो बेसिक रेट बैंड होगा ना, बेसिक रेट बैंड, बेसिक रेट बैंड का लिमिट क्या है, बेसिक रेट बैंड का लिमिट क्या है, 37700। तो ये दोनों अमाउंट है ना, ये वाला एंड ये ऐड करने के बाद इसका रिवाइज बेसिक रेट बैंड अब हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इतना पे वो बेसिक रेट पे करे, कितना अमाउंट आ जाएगा, हम लोग क्या 20% चार्ज करते हैं ना, इंटू 20%। तो इसको क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विल आइजैक पे एट बेसिक रेट, बेसिक रेट पे वो ये इतना अमाउंट पे करेगा इनकम टैक्स। क्यों, क्योंकि हमारा बैंड इंक्रीज हुआ, हम लोग ने पर्सनल पेंशन में कंट्रीब्यूट किया, वो हम लोग नेट पे करते हैं, उसको ग्रॉस अप करके मीन्स हम लोग 80% पे करते, 20% गवर्नमेंट पे करती है। अगर हम लोग पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हम लोग उसको ग्रॉस अप करके उतना अमाउंट को हम लोग बेसिक रेट बैंड एडिशनल रेट बैंड दोनों में ऐड कर देंगे। कर देने के बाद हमारा बेसिक रेट बैंड पे वो इतना इनकम टैक्स पे करेगा, जो क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 69। What is the maximum gross contribution which Abina can make to her personal pension scheme for the tax year 21-22 without giving rise to एनुअल अलाउंस चार्ज? ओके, सो एनुअल अलाउंस चार्ज आपका बेसिकली मैं इसको पहले बता दूं, तो जैसे कि हम लोग पर्सनल पेंशन में कंट्रीब्यूट करें या फिर ऑक्यूपेशनल में हम लोग कुछ बेनिफिट मिलती है, ठीक है, एंड टैक्स रिलीफ भी मिलती है। टैक्स रिलीफ इन द सेंस लाइक आपको 80% पे करे, 20% का आपको गवर्नमेंट पे करेगा। तो एनुअल अलाउंस चार्ज क्या है, जैसे कि आपका टैक्स रिलीफ ठीक है, लेकिन आप एक सर्टेन लिमिट तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो पर्सनल में, ठीक है, इन्वेस्ट तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है जितना अमाउंट करो, लेकिन कुछ चार्ज देने पड़ जाएगी। एनुअल अलाउंस चार्ज आपका पर 40,000 है, 40,000 तक का अगर इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको चार्ज नहीं लगेगी। इसको ये 40,000 पता है आपको, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का या एम्प्लॉय के बिहाफ में कोई भी कंट्रीब्यूट कर रहा है पर्सनल पेंशन स्कीम में, ठीक है। इसलिए मेरा बैटरी लो हो गया, सो जस्ट वेट, अभी के लिए इतना ही, वीडियो यहीं पे स्टॉप करना होगा। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करती हूँ। ओके, सो सी यू गाइस।